Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। तो यूएस की वॉर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, होस्ट की गई है बाय पीट हेग्सेथ, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और सभी को बुलाया जा रहा है सितंबर 30 को, विच इज़ नेक्स्ट वीक। आज 26 है, 4 दिन के बाद। सारे कमांडर्स 11 कमांड्स हैं यूएस के। वन इज़ अफ्रीका कमांड, सेंट्रल कमांड एशिया देखता है, अफ्रीकन कमांड अफ्रीका कॉन्टिनेंट फोकस करता है, साइबर कमांड फोकस करता है साइबर थ्रेट से। जितने भी दुनिया में जो मूवमेंट्स हैं वो साइबर कमांड से होते हैं, प्लस वहाँ पे बाकी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। यूरोपियन कमांड जो जर्मनी में बेस्ड है, इंडो पैसिफिक कमांड जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बेस्ड है, और नर्दर्न कमांड जो आपको सबको मालूम है यूएस में बेस्ड है। सदर्न कमांड जो है वो भी यूएस में बेस्ड है। स्पेस कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, स्ट्रेटेजिक कमांड न्यूक्लियर वेपन्स देखता है। स्पेशल ऑपरेशंस कमांड रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बांग्लादेश में भी थे। और एक ट्रांसपोर्टेशन कमांड है जो लॉजिस्टिक्स देखता है। दीज आर द 11 कमांड्स। जो रीजनल कमांड्स हैं वो है अफ्रीका, सेंट्रल, यूरोपियन कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, और बाकी सारे जो हैं दे आर दी सपोर्ट कमांड्स। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 जो है वॉर कमांड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कमांड जो हैं दे आर वेरी ट्राई सर्विसेज बेस्ड हैं। एक्चुअली 5 सर्विसेज हैं, साइबर एंड स्पेस को मिला के, प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी इन सब का पार्ट रहता है। दीज आर एंसिलरी वंस, बट दीज आर द कॉम्बैट कमांड्स। और यही सारी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। अमेरिकन एम्बेसीज या सिविलियन जो है पॉलिसीज़ नहीं बनाते। एक्चुअली ये हमारे शास्त्रों से भी है कि सेनाओं को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। उसमें साम दाम भेद दंड भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन सेना ही सारी पॉलिसीज़ बनाती है, क्षत्रिय ही पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी है। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग को इंटरेस्ट है इसमें। तो हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, सैथोलॉजी का क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि शास्त्रों में तो बड़ा क्लियरली लिखा है सेनाओं के द्वारा सनातन धर्म फैलता है। पीट हेग्सेथ सबको मालूम है कि इवेंजेलिकल है और वो क्रिश्चियनिज्म के माध्यम से दुनिया पे राज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो लीडरशिप है रिस्टोर हो क्रिश्चियनिज्म के नाम पर हो, बाकियों के नाम पर हो, क्रिश्चियनिज्म के नाम पर हो। और जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है दुनिया भर के लोगों को। भारतीयों को भी प्रॉब्लम कर रही है, दुनिया भर के लोगों को भी प्रॉब्लम कर रही है, जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है। उन्होंने बोला है, तो टॉप टॉपिक इसका सीक्रेट है, लेकिन आपने कुछ मूव्स देखे हैं, रशिया के मूव्स देखे हैं, आपने नेटो के मूव्स देखे हैं इन यूरोप, और यूक्रेन वॉर से संबंधित जो मूव्स देखे हैं वो सारे कहीं ना कहीं यहाँ पे तार आके जुड़ते हैं। स्पेसिफिक डिटेल्स आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलूँगा कि दी स्पेसिफिक उसमें क्या है कि सिंपल लेमन टर्म्स में रशिया के मिलिट्री मूव्स, रशिया का भी प्रिपरेशन है, भारत का भी प्रिपरेशन है, चाइना का भी प्रिपरेशन है, और बाकी कंट्रीज़ का भी प्रिपरेशन है कि ये वॉर एक्सटेंड ना हो पाए। और होता है तो फिर होगा, बिकॉज वर्ल्ड रीसेट में हमेशा सेनाओं का प्रयोग हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 के रीसेट में जो हुआ था वो, इवन दो यूरोपियन वॉर था वो, लेकिन वो जो रीसेट था वो कॉलोनीज़ के साथ मिलके हुआ था, और वो भी युद्ध के माध्यम से हुआ था। उसका मेन पर्पस था कि दुनिया को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालना। दैट्स वाज द मेन रीज़न, कि आपस की लड़ाई से बाहर निकालना, और उसमें लीडरशिप तय हो यूरोप की। उसमें कौन विक्टोरियस हुआ आपको मालूम ही है, यूके विक्टोरियस हुआ, इवन द वॉर था लार्जली इनकंक्लूसिव। फिर जर्मनी को ह्यूमिलेट किया था, ये ऐसा स्टोरी बताया जाता है, तो जर्मनी ने किया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट वॉर था वो उससे चर्च की सुपरिटेंडेंसी सेटअप हुई थी। सेकंड में ज्यूज़ को कंट्रोल से बाहर हटाया गया था। तो फर्स्ट में ज्यूज़ जीते थे, चर्च की सुपरिटेंडेंसी हुई थी, वो भी इंग्लिश चर्च की। कैथोलिक चर्च उसमें हारा था, इसको चर्च के हिसाब से देखें। और सेकंड में जो है विक्ट्री हुई थी कैथोलिक चर्च की, और उसके साथ ही आप देखते हैं कि कोरोनाइजेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया, फिर इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया थ्रू द यूनाइटेड नेशंस।
ये दोनों ही वॉर्स में, यूरोपियन वॉर्स में, यूरोप और उनके जो जीन पूल है या उनके जो कम्युनिटीज़ हैं, एंग्लो सैक्सन या सैक्सन कम्युनिटीज़ हैं, दे सॉलिडिफाइड देयर गेन्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड यूरोपियन वॉर। अब जो थर्ड होने वाला है वो एशिया का प्रिडोमिनेंस वापस आने वाला है। तो नाउ दे आर गोइंग टू सेटल कि कौन रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो इसीलिए ये सारी प्रिपरेशन चल रही है और इसके लिए सबको चर्च की तरफ मुड़ना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे हैं वेटिकन भी नाइट्स टेम्पलर को ऑनर कर रहा है और ये भी जो है वाइट्स टेम्पलर को ऑनर कर रहे हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का अलग ही वो रहता है, रूटीन रहता है। नाइट्स टेम्पलर जो है कैथोलिक को बिलोंग करता है और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की अलग आर्मीज़ होती हैं जो कि नेशनल्स, जैसे यूएस आर्मी है, ये सब चर्च ऑफ इंग्लैंड की आर्मीज़ है। कैनेडियन आर्मी, ऑस्ट्रेलियन आर्मी, न्यूजीलैंड आर्मी, दीज आर ऑल चर्च ऑफ इंग्लैंड आर्मीज, ऑफिशियल है ये। तो उसी पे ये लोग वापस जा रहे हैं। यू हैव टू बी प्रोटेस्टेंट, एपिस्कोपल या चर्च ऑफ इंग्लैंड से एफिलिएटेड होना चाहिए टू बी पार्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर इन यूएस। ये बहुत पहले से हम सबको मालूम है ना। तो ये जो सीक्रेट जो क्राइसिस मीटिंग है, ये इसका जो एजेंडा है, दो एजेंडा है हो सकते हैं। अब मैं इसमें स्पेकुलेट कर रहा हूँ, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो दो एजेंडा हो सकते हैं इसके। एक ये हो सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक कोलैप्स जो आने वाला है उसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी इंटरनल सिक्योरिटी फोकस करने की, जिसमें मिलिट्री को यूज़ किया जाएगा अगेंस्ट द नॉन एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियनिज्म कम्युनिटीज़। ये एक पहला ऑप्शन है, इससे सीक्रेट मीटिंग है। दूसरा है, इसी का एक पार्ट है, बहुत सारी जो पोजीशन से उनको हटाया जाएगा बिकॉज अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड। तो ये डिस्कशन होगा किस तरह जो एक्सपेंसेस हैं अमेरिका के डिप्लॉयमेंट के उसको कम किया जाए और मोर फोकस ऑन द होम इंस्टेड ऑफ आउटसाइड। तो ये एक तरीके से रिडक्शन ऑफ अमेरिकन मिलिट्री फोर्स के बारे में डिस्कशन हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबल क्राइटेरिया। क्योंकि युद्ध करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है, कर नहीं सकता। अगर युद्ध होगा भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, फाइनेंस नहीं है, और युद्ध तो पैसे पे होता है, गोल्ड के रिजर्व्स भी इतने नहीं है। तो किस तरह पे करेगा सोल्जर्स को, क्योंकि सारे सोल्जर्स कॉन्स्क्रिप्टेड सोल्जर्स हैं, वॉलंटियर आर्मी नहीं है। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि रशिया को काउंटर किया जाए थ्रू यूरोप, और यूरोप को असिस्टेंस दी जाए टू सपोर्ट द वॉर अगेंस्ट रशिया, बिकॉज पूरी दुनिया पे वापस कब्जा करने के लिए रशिया इज द ओनली हर्डल, भारत नहीं, रशिया। भारत के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इट इज द ओनली कैश गिविंग काउ। वैसे लॉजिक चलता नहीं इनके साथ। भारत इज, जो मार्केट बोलते हैं वो हमको भारतीयों को बंद करना चाहिए कि भारत इज नॉट ए मार्केट, भारत इज ए सिविलाइजेशन। हम भरतवंशियों की सिविलाइजेशन, शाकु वंश की सिविलाइजेशन, सोमवंश की सिविलाइजेशन है। हम लोगों को मार्केट के रूप में हमको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए खुद को। ये वैसे हो जाएगा कि इंडियन अमेरिकन जो प्रमोट करते हैं कि हम सबसे दुनिया की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है, ओके, वैसे ही हो जाएगा। तो इट इज़ ए फॉल्ट। अपने पीठ के पीछे टारगेट क्यों रखना, कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके पास धन भी है तो बताना नहीं चाहिए किसी को। और मैं अपने कम्युनिटी लीडर्स जो अमेरिका में, उन सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी ये ना बोलें कि हम लोग सबसे ऊपर है, ये है। दूसरे स्टेटिस्टिक्स करते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाए एज ए कम्युनिटी, जैसे जूइश कम्युनिटी ने किया। जैसे उनके पीछे लिखा गया द रिचेस्ट कम्युनिटी, उन्होंने बोला नो वी आर नॉट। वो कभी पब्लिश नहीं होने देते रियल डेटा, जबकि दे आर द रिचेस्ट कम्युनिटी देखा जाए तो। बट एनीवे, तो ये तो भारतीयों को प्लान करना ही पड़ेगा जहाँ भी हो बाहर कि वी आर नॉट द रिचेस्ट कम्युनिटी। हम लोग को नहीं करना चाहिए पॉइंट, अपने पीठ पे टारगेट क्यों डालना चाहिए किसी के। सो नाउ जो 11 कमांड्स को समन किया है, इंक्लूडिंग स्टार्टकॉम एंड एसोकॉम, दोनों को किया है। और 800 मिलिट्री जनरल्स और एडमिरल्स भी हैं। क्वांटिको वर्जीनिया में बुलाया गया है सबको विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो सभी लोग शॉक्ड हैं कि 30 साल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो 30 साल पहले क्या हुआ था? 30 साल पहले क्या हुआ था? 30 साल 80s में क्या हुआ था? न्यूक्लियर, कोल्ड वॉर पीक पे था, वो हुआ था 30 साल पहले। तो कोल्ड वॉर के समय में इस तरह के मीटिंग्स होती थी।
बिकॉज पता नहीं होता था कब होगा। तो और तीसरा है कि जो तीसरा रीज़न है प्रॉब्ली कि कंसर्टेड ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है सबके साथ। भारत को भी सिंगल आउट किया, तो जो मेजर जो कल जो लगाया था वो चाइना के ऊपर लगाया था, चाइना के फर्नीचर कंपनीज के ऊपर, और फिर आज लगाया क्योंकि वो भी डिमांड है अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स की, भाई हमको मैन्युफैक्चर करने दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास टिम्बर बहुत है। तो ये उनकी डिमांड थी, तो इसलिए सैंक्शंस लगाए गए। फार्मास्यूटिकल पे अभी तक भारत के ऊपर सैंक्शंस इनडायरेक्टली नहीं लगे हैं, सारे यूरोपियंस के ऊपर लगे हैं, बट इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू कम ऑन भारत ऑल्सो, क्योंकि इट्स अ लॉजिकल प्रोग्रेशन कि जेनेरिक ड्रग्स पर भी उतने ही टैरिफ्स लगे हैं जितने नॉन जेनेरिक ड्रग्स पे लगते हैं। तो इसीलिए भारत इज़ द बिगेस्ट मेकर, और कहीं ना कहीं भारत को APIs को खुद भी बनाना पड़ेगा भारत के अंदर इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम चाइना। बट एक एडवांटेज है कि चाइनीज़ हैव मैप्ड द APIs फॉर वेस्टर्न इम्यूनिटी सिस्टम्स मच बेटर देन इंडिया। भारत ने नहीं किया, भारत अभी तक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ था। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ द, वो तो डिफेंस, नेशनल डिफेंस के लिए भारत को उसी तरह सोचना पड़ेगा कि फार्मास्यूटिकल भी उसमें कवर हो, वैक्सीन्स भी कवर हो, सब कुछ कवर हो। दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस। अगर हम महाभारत कालीन जाते हैं, वहाँ पे इस तरह ही काम होता था। महाराज युधिष्ठिर जो है हर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड को कंट्रोल करते थे, और उसको वो भारत, वो सुरक्षा का तंत्र होता था वो भी। तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, जो पहले नहीं होना चाहिए था ना? तो अब जो मीटिंग्स है, अभी ऐसा बोला जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉर का प्रिपरेशन है। वो वॉर किसके विरुद्ध? रशिया के विरुद्ध, या वॉर वेनेजुएला के विरुद्ध, या वॉर चाइना के विरुद्ध? तो चाइना से तो युद्ध होगा नहीं, अगर युद्ध होगा तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। भारत से युद्ध होगा तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। रशिया से युद्ध हुआ तो अमेरिका विल अर्न, यूरोप से पैसा कमाएगा। सो यूरोपियन मैन पावर, अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन नो हाउ और अमेरिकन इक्विपमेंट अगेंस्ट रशिया। तो नेचुरली बाकी देशों को रशिया की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, रशिया इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका फॉर भारत। रशिया बीच में आता है, बिलीव में। आपको लगता होगा कि ऐसे तो ऐसे भी जा सकते हैं पृथ्वी पर, नहीं। पृथ्वी का मैप जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं है। तो मैप, अगर अमेरिका को भारत की तरफ आना है तो नॉर्थ पोल की तरफ से आना पड़ेगा, ओके, नॉट फ्रॉम लेटरली। अफ्रीका क्रॉस नहीं होगा, ऐसे प्लेन नहीं जाते। प्लेन जाते हैं फ्रॉम अमेरिका टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर वो भारत पहुंचते हैं। तो रशिया क्रॉस करना पड़ता है। तो रशिया इज इन द मिडल, रशिया इज इन द मिडल। तो रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर भारत। जैसे महाभारत काल में उत्तर कुरु वॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर भारत। भारत की सिक्योरिटी शुरू होती थी सेंट्रल एशिया से, अलमाती से शुरू होती थी। उसके पूर्व ऊपर का रीजन उत्तर कुरु है। तो अमेरिका को वैसे ही आना पड़ेगा। अगर अमेरिका को अफ्रीका भी जाना है तो वो भी इंग्लैंड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये एक्चुअल मैप है, ओके। तो इसलिए भारत के बीच, अमेरिका और भारत के बीच में रशिया आता है। इसको समझिए, फ्लाइट पाथ्स को समझिए, एक्चुअल फ्लाइट पाथ्स को। तो इसलिए मैंने बार बार बोलता हूँ कि रशिया इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया। तो चाइना के लिए भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बाय द वे इस समय, जो रशिया का जो स्प्रेड है उसकी वजह से। तो चाइना और भारत को दोनों को मदद करनी पड़ेगी रशिया की, मिलिटरिटी भी करनी पड़ सकती है। आप यहाँ पे नॉन अलाइंड नहीं रह सकते, नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे, वापस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा भारत। तो इसलिए भारत को कर नहीं सकते लोग, मेहनत बहुत होगी, करनी पड़ेगी, लेकिन भारत को प्रिपेयर करना चाहिए कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ना हो जाए, या लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो जो केव इन ना कर जाए जापान की जैसे, है ना। तो इसके बहुत मदद करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है ना कि राजा को सोए पुराणों को सुनना चाहिए, भगवद गीता को सुनना चाहिए, महाभारत को सुनना चाहिए, ताकि वो शांति रख सके। शांत दिमाग से युद्ध होते हैं, उत्तेजित होकर युद्ध नहीं होते। और देखिए क्या है कि जो सामरिक विषय हैं, स्ट्रेटेजिक विषय हैं, उनको आप बिल्कुल शांत मन से ही समझ सकते हैं, बुद्धि के प्रयोग के द्वारा। आप बिल्कुल भी उत्तेजित होकर नहीं समझ सकते। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, मैंने जब अपनी बुक लिखी इंटरस्टेलर वॉर, मैं देख रहा था सभी योद्धाओं के, चाहे पांडवों की तरफ हो चाहे कौरवों की तरफ हो, वो बड़े शांत स्वभाव के,
और सोच समझ के युद्ध करते हैं। युद्ध में गुस्सा आता है लेकिन प्लानिंग सारी शांत स्वभाव से है और प्रसन्न चित्त है मन, तभी प्लानिंग होता है, नहीं तो नहीं होता प्लानिंग। प्लानिंग आप टेंशन में नहीं कर सकते, प्रेशर में नहीं कर सकते, आप युद्ध भी नहीं लड़ सकते। युद्ध और योग में कोई फर्क होता नहीं, एक आंतरिक है एक बाहरिक है। चलिए फिर अब आते हैं कि ये जो नो डिटेल्स अटैच किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसमें एक्चुअली वही रीज़न है। इसका मतलब ये है कैन बी इंटरनल, मेरा पहला तो चांस इंटरनली है, फिर दूसरा है मिलिट्री का एक्सपेंस को कम करना और होमलैंड को बचाना। होमलैंड मतलब जो भी कॉलोनी उन्होंने एक्वायर की है यूनाइटेड स्टेट्स के नेटिव अमेरिकन से, उसको बचाना, वो मेन है टारगेट। और कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है और कुछ। रशिया पे अटैक होगा तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसको झेल नहीं पाएंगे, रिटेलिएशन बहुत सीवियर होगा। अच्छा, तो नेटो इज ऑल रेडी, ऐसा बोल रहे हैं कि नेटो इज रेडी, बट फ्रांस इज नॉट रेडी। फ्रांस में ऑलरेडी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं बाकी जगह। तो अगर वॉर हुआ तो इंटरनल जितने भी नेटो में उन कंट्रीज में जो इतनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। ओके, सेम अमेरिका के साथ होगा। अगर वॉर हुआ तो इंटरनल जितनी भी प्रॉब्लम सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो इट्स ए बस चेस मूव है, इसे चेस मूव, घोड़े की ढाई चाल है। तो नाउ तो वॉर इथोस पे लेक्चर की बात हो रही है, ऐसा बोला गया है। एक्चुअली वॉर इथोस की बात नहीं हो रही है, ये क्रिश्चियनिज्म को बताने की बात हो रही है कि किस तरह क्रिश्चियनिज्म को लाया जाए। आपको मालूम है मिलिट्री जनरल्स जो होते हैं चाहे किसी भी देश के हो, ओपन थिंकर्स होते हैं क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है, दे आर प्रोफेशनल्स। उनको किसी के डॉक्ट्रिन से कोई संबंध नहीं है, उनको अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी से संबंध है। तो जनरली वो किसी भी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन से अलग रहते हैं, उसके पार्ट नहीं रहते। ओके, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन से दूर रहते हैं। तो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन दूर रहते हैं तो ये उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन सा जनरल अलाइन नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। ये हिटलर पार्ट 2 इज गेटिंग रिपीटेड, समझिए, पार्ट 2 इज गेटिंग रिपीटेड हो रहा है। तो वहाँ पे रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन था, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना पड़ेगा सबको, और हमको समझना ही पड़ेगा क्या एक्चुअली चल क्या रहा है। तो आज मैं यहीं पे बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, गुरुकुल में साइन अप करिए, और मंडे टू फ्राइडे अब गुरुकुल चलता है, सैटरडे संडे इन पर्सन इन सैन डिएगो, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। सैटरडे को और संडे को 2 क्लासेस होती हैं, एक आफ्टरनून की और एक मॉर्निंग की, तो उधर भी आप जुड़ सकते हैं। 4 क्लासेस ऑन द वीकेंड एंड 3 ऑन द वीकडेज। ट्यूसडे एंड थर्सडे इज ओनली फॉर द योगा ग्रुप्स, तो वहाँ जो साइन अप कर सकते हैं और हम लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइन अप करिए, सीखिए, पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।